हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कल हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा डिस्कस किया था, ठीक उसी प्रकार आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और लगभग 90% विद्यार्थियों के उस चैप्टर के प्रश्न गलत होते हैं। तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो नंबर पक्का कराऊं जो सब लोग गलत करने के चांस रखते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब पसंद आएगी तब लाइक कर देना है। आइए बात करते हैं। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। आपके सिलेबस में चतुर्भुज पूरा विधिवत तरीके से दिया गया है, तो उसी को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई एक ऐसी फिगर जिसमें चार आकृतियां होती हैं, जिसमें कितनी लाइन होती हैं? चार लाइनें। मतलब अगर डिफिनेशन पूछी जाएगी कि चतुर्भुज क्या होता है, तो आप बताओगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं जिसमें होती हैं, चार भुजाएं कौन कौन सी हो गई? एक ये ए बी भुजा हो गई, एक ये बी सी भुजा हो गई, एक ये सी डी भुजा हो गई और एक ये ए डी भुजा हो गई। यानी चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या ही हम कहेंगे? चतुर्भुज कह देंगे। इस बात को आपको याद रखना है। जो ये बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है ना, यानी अगर मैं इस चीज़ का मेजरमेंट करूँगा, जो ये चीज़ आपको दिख रही है बाहर की बाउंड्री, ये बाउंड्री कहलाती है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसको बोलते हैं परिमाप। ये बाहर की पूरी बाउंड्री क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। और जो अंदर होता है ये, इसको बोलते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल ये होता है। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कैसे हम कंसीडर करते हैं? अगर मैं कॉपी आपकी बताऊं, जो नोटबुक आपके पास है, अगर नोटबुक को आप यहाँ बोर्ड पे रख दो तो नोटबुक ने क्या किया होगा? कुछ एरिया को ढक लिया होगा। तो नोटबुक के द्वारा ढकी गई जो एरिया है उसी को तो एरिया बोलेंगे। लेकिन अगर नोटबुक के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ की बाउंड्री को नापेंगे, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आएगी कि चतुर्भुज क्या है। एक नंबर का बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा। अब मुद्दे की बात तो अब स्टार्ट होती है चैप्टर की, कि क्या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या जिसको बोलते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार। पॉइंट टू पॉइंट समझते रहना, हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। चतुर्भुज के प्रकार क्या होता है, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज। तो सबसे पहला हमें बात अगर कर लूँ तो वो होता है समानांतर चतुर्भुज। कौन सा मेरे भाई? समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके दोनों युग्म किसके? जिसके दोनों युग्म, वो भी काहे के? रेखाओं के दोनों युग परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अब कैसे? तो फिगर से मैं आपको समझाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे मैंने कह दिया कि एक ये आपकी क्या है? लाइन है। दूसरी लाइन मैंने कहा कि ये आपकी एक क्या है? लाइन है। और मैंने यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दिया और एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे खींच दिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी और ये मैंने दे दिया सी डी, ये मैंने दो नाम दे दिए, ठीक है ना। ए बी और सी डी मैंने क्या दे दिया? नाम। तो आप यहाँ पर देखो, क्या देखोगे कि इस वाले फिगर में अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ए बी भुजा है वो पैरेलल है, ये जो चिन्ह बनता है ये पैरेलल का बनता है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी एक भुजा तो ये पैरेलल हो गया। ए बी बी सी के क्या? डी सी के क्या हो गया? पैरेलल। देन उसी प्रकार
AD किसके पैरेलल है, BC के। यानी मैं कह सकता हूँ कि AD किसके पैरेलल हो जाएगा, तो AD पैरेलल हो जाएगा AD BC के, ठीक है ना। AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। ये कैसे, तो जिस भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हुए वो क्या होती हैं, पैरेलल, यानी क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, वो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप याद रखोगे जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है कि इसमें समानांतर होती हैं, समानांतर का मतलब ये समांतर तो होंगी, बट अगर मैं कह दूं कि इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर ये x सेंटीमीटर है तो जरूरी नहीं कि ये भी x सेंटीमीटर हो, ये x+2 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये समानांतर होंगी बट ये बराबर नहीं होती हैं। अब किसी भी चतुर्भुज में, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज है, अगर मैं बात कर लूँ उसके चारों एंगलों का सम कितना होता है, तो आप देखो इसके जो 4 एंगल हैं उसके सम आपको पता होगा कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम ए को, ये जो ए पॉइंट है इसको अगर मैं सी से मिला दूँ, ये जो डी पॉइंट है इसको यदि मैं बी से मिला दूँ, तो 2 और रेखाएं बन जाएंगी, एक तो ए सी बनेगी और एक आपकी बी डी बनेगी। तो जो ये ए सी एंड जो बी डी है ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी ये कहलाती हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज में, क्वेश्चन पूछा गया 2018 के पेपर में कि किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है कोई सा भी आपका क्वाड्रिलेटर हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, ऑलवेज उसमें कितने आपके विकर्ण होंगे, तो 2 विकर्ण होंगे। 2 विकर्ण वाला ऑप्शन टिक करना है, 1 नंबर लेना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक, ये फर्स्ट टाइप हो गया जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक बात ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप क्या होता है। तो जो सेकंड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं भाई, समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज क्या होता है, तो सम का मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी यहाँ पर जो सारी भुजाएं होंगी, ये कैसे कुछ फिगर अगर मैं इसका ऐसे बना दूं, अगर मैं इसका फिगर ऐसे बना देता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ कि ये ए बी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा, ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। यानी इसमें कंडीशन क्या क्या बनेगी कि ए बी भुजा ही किसके बराबर होगा, तो ए बी भुजा बी सी के बराबर होगा, और यही बी सी भुजा सी डी के बराबर होगा, और यही सी डी भुजा ए डी के बराबर होगा। नाम से ही याद रखना है समचतुर्भुज। सम का मतलब इक्वल, बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ चारों एंगलों का सम कितना है, 180 डिग्री है, उसी प्रकार यहाँ भी चारों एंगलों का सम 360 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार चारों एंगलों का सम यहाँ भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन अंतर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है जो क्वेश्चन बनाता है, अगर मैं इसके क्या कर दूं, डायगोनल खींच दूं, इसके मैं डायगोनल खींच दूं, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। यानी यहाँ आपको लिखना क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और यही बात पूछी जाती है एग्जाम में कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, वो 90 डिग्री पर काटते हैं।
तीन होते हैं ऐसे, एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक आपका ये समचतुर्भुज होता है। ये तीन ही ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो ये राइट एंगल नहीं बन रहा है, ये आपका कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, बट यहाँ 90 डिग्री पर काटेंगे। अगर ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो आप यहाँ से सारा कुछ निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे इतना कहने की कोशिश कर देता हूँ, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड 2 सेंटीमीटर मैंने कह दिया, ये साइड है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि ये साइड कितनी होगी, तो आप देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई, ट्रिपलेट लगेगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी ये √3 आ जाएगी। तो ये सब अभी क्वेश्चन अभी मैं आपके कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट हो गया समानांतर चतुर्भुज, दूसरा हो गया समचतुर्भुज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरे टाइप पर पहुंचेंगे और तीसरा टाइप देखेंगे वो क्या होता है, उसको भी अपने को क्या करना है, समझना है। ठीक बात ना, ये आप समझ गए होंगे। आओ जरा तीसरा देखेंगे वो क्या होता है। भाई देखो ये सारी चीज़ें, ये चैप्टर ही ऐसा है जिससे आपको 2 से 3 नंबर तो आपको बिल्कुल विधिवत पक्के पक्के मिलेंगे, और मैं वही चीज़ आपको करा रहा हूँ जिससे आपके नंबर फिक्स हो जाएं। क्योंकि लास्ट टाइम में हमें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है, ना ही फालतू का ज्ञान लेना है। बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम आने वाली जो 21 से 22 तारीख में जो भी पेपर है उसको हम अच्छे से कर पाएँ। तो ये बात आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, ठीक है ना। तीसरा टाइप कौन सा आता है, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो आपके सिलेबस में दिया गया है जिसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज होता है, समलंब कौन सा चतुर्भुज है, तो जरा देखो मैं बात करता हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या होंगी भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसमें ये भुजाएं अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे मैंने बना दिया और ये ऐसे बना दिया। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजाओं का कितना, एक जोड़ा, मिनिमम एक जोड़ा क्या होगा, समांतर होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है वही समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यदि मैं इसका नाम दे देता हूँ P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, 4 पॉइंट हो गए। तो ये जो PQ भुजा है ये SR के क्या है, पैरेलल है। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि PQ इज पैरेलल टू SR, ये पैरेलल हो गया। अब कुछ लोग सोचते हैं क्या ये ऐसे ही बन सकता है, नहीं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, तो जरा देखो, जैसे ये मैंने कहा, ऐसे मैंने इसको मिलाया, ये मैंने कहा और ऐसे मैंने इसको मिलाया, तो ये जो आपकी साइड बनेगी ना, ये जो आपकी यहाँ बनेगा, यहाँ पर भी आपकी 2 साइड पैरेलल हैं। कौन कौन सी, AD और BC, यानी इस आकृति में AD इज पैरेलल टू BC। ये कैसे पैरेलल क्या होता, समांतर क्या होता, तो समांतर का मतलब आप एक तौर पर याद रखना, मैंने इससे पहले भी बताया कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इनके बीच की जो डिफरेंस है, जो दूरी है, ऑलवेज इक्वल रहती है। यानी कह दे कि पैरेलल लाइन वे लाइन होते हैं कि जिनके बीच की डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज इक्वल, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती। यानी अगर मैं कह दूं कि यहाँ से इस पॉइंट P से अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है शीर्ष लंब, अगर मैं इस A पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सामने वाली की लाइन पर, तो वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी ये राइट एंगल बन गया और हमने इसको यहाँ से मिला दिया, तो दिस इज, ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज योर 90 डिग्री, ये राइट एंगल का काम करेगा। और आपने पढ़ रखा है कि जब भी कभी 90 डिग्री बन गया
जब भी कभी 90 डिग्री बन गया तो हमें पता है हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी जिसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस हो जाता हमारा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गई इंग्लिश वाली, ये हो गई हिंदी वाली। तो आपको याद क्या रखना है कि जो समलंब चतुर्भुज होगा यहाँ पर, अगर मैं इधर भी, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या हमेशा इधर ही परपेंडिकुलर डालेंगे? नहीं मेरे भाई, आप इधर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो अगर मैं कह देता हूँ कि ये कोई आपकी H1 हाइट है और मैं इसका नाम दे देता हूँ दिस इज योर H2 हाइट, तो यहाँ पर जो H1 होगा वो H2 के इक्वल होगा। रीजन क्या है, ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं इस वाले फिगर में यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये मान के चलिए अगर मैं इसका नाम x1 देते हूँ, इसका नाम मैं x2 देता हूँ, तो यहाँ पर भी x1 इज इक्वल टू x2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच की क्या है, गैप है, हाइट है, डिफरेंस है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज होता है जिनमें कम से कम एक भुजाओं का जोड़ा क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो उनके बीच में डिफरेंस होगा। डिफरेंस दिखाने के लिए हम परपेंडिकुलर डालते हैं और ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर हाइट। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से आपके फार्मूले बनेंगे। कौन कौन से फार्मूले बनेंगे सर, उस बात को समझो। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में b1 और प्लस में b2 और इनटू क्या होता है, हाइट होता है। अब ये b1 और b2 क्या हैं, ये b1 b2 समानांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं होती हैं ये b1 b2। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर समानांतर भुजा क्या है, PQ, तो हम अगर स्टैंडर्ड यहाँ से फार्मूला लिखें तो 1/2 और PQ के बाद पैरेलल कौन सी है, SR, ये हो गई SR। और हाइट कितनी है, H1 ले लें या H2 ले लें, इंटू H1। तो ये फार्मूला बनकर तैयार है। आप कैसे फार्मूला याद करोगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर भुजाओं का योग करेंगे, ऊंचाई से गुणा कराएंगे, उसके बाद उसका हाफ कर देंगे, वही बन जाएगा एरिया। बात क्लियर? यूनिवर्सल चीज आप हमारे साथ लिखोगे, एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होता है, जो चारों तरफ की बाउंड्री होगी उसका योग कितना होगा। तो आपको याद रखना है चारों भुजाओं का योग कर देना है और वही पेरीमीटर हो जाएगा। चारों भुजाओं का जो योग करेंगे वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जिस प्रकार त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं तो वो परिमाप त्रिभुज का कहलाता, बिल्कुल उसी प्रकार चतुर्भुज में अगर हम चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो वो चतुर्भुज का परिमाप कहलाएगा, कोई सा भी चतुर्भुज हो। इस बात को मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा देता हूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में पूरा दिया है और मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया भी है, प्रॉपर यही चैप्टर समलंब चतुर्भुज, जो कि मैं आज आपको चतुर्भुज कंप्लीट करा रहा हूं। तो बेसिक से तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। क्लियर हो गई बात ना? आगे को प्रस्थान करेंगे 4 टाइप, चौथे टाइप के ऊपर। चौथा टाइप और पांचवा टाइप ये आप सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते हुए आए हो। चौथा कौन सा होता है और पांचवा कौन सा होता। चौथा पांचवा में आप एक को रेक्टेंगल कह सकते हो, एक को आप स्क्वायर कह सकते हो। बस उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं बता देना चाहूँगा आपसे, फिर हम सीधे क्वेश्चन पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। देखना कुछ लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लग रही होंगी कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये हमें सब आता, फिर भी एग्ज़ाम में गलत कराते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर घमंड आ जाता है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमें ये आता है, और आप गलत कराते हो। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, वो मैं सारे सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो 4th टाइप कौन सा आता है,
फोर्थ टाइप आता है रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब आयत में क्या होगा भाई, आयत में दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने एक आयत बना दिया, बात को मेरी समझने की कोशिश करना। दिस इज रेक्टेंगल, आयत बनाया, इसका नाम रखा मैंने पी क्यू और इसका नाम रखा मैंने आर एस, ये दो नाम है। अब देखो आयत में क्या डिफरेंस है, आयत में डिफरेंस क्या है कि एक तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, यानी अगर मैं बात करूं जो आमने सामने की जो साइड होंगी, जो भुजाएं होंगी, वो एक तो भाई बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर। और दूसरी चीज़ वो समांतर भी होती हैं, इस बात को आपने याद रखना है, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगे। अभी आपने पढ़ा समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आपने पढ़ा समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक पेड़ समांतर होता है, आपने पढ़ा कौन सा समांतर हो गया, समलंब हो गया और समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज में आपने सारी भुजाएं बराबर कर दी, समांतर में दोनों पेड़ क्या थे, समांतर थे। बट यहां पर क्या आया, यहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, यानी वी कैन से दैट, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ये पी क्यू भुजा, ये पी क्यू भुजा क्या आर एस भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। और हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्या इनके बीच की दूरी कभी बराबर कम ज़्यादा होगी, अरे नहीं, अगर ये कम ज़्यादा हो गई तो ये रेक्टेंगल नहीं बचेगा, फिर ये क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं बचेगा। वैसे जैसे हमने इन दोनों भुजाओं को दिखाया, मैं बिल्कुल ऐसे ये भी तो दिखा सकता हूँ कि पी आर किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। और इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पी आर इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो क्या इनके बीच की ये डिफरेंस कभी कम ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने, आप इस चीज़ को नोट करोगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा वो कैसा, वो कौन सा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। 4 ऑप्शन देगा, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या फिर आयत। आयत या आपका वर्ग भी दे सकता है, तो आप क्या टिक करोगे, आयत। बात समझ में आ गई है? इसकी बात को समझो। अगर मैं इसके डायगोनल को बना दूं, डायगोनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके विकर्ण को बना दूं तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ 90 डिग्री पर काटें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक बात। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट जो 5 टाइप आता है लास्ट, स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं। ये वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर इसी का छोटा भाई होता है, बट कंडीशन लग जाती है कि स्क्वायर में जो चारों भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं। क्या होती भाई, बराबर नहीं, बराबर, बा वाला बराबर होती है ना। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके साथ साथ आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर पैरेलल भी होती हैं। क्या होती, समांतर भी होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर, बट यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर। जैसे मैं यहाँ से बना देता हूँ एक आपका रेक्टेंगल स्क्वायर, मैं इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पर जो चारों भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। यानी अगर मैं कह दूँ यहाँ पर कि पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा और एस पी के बराबर होगा। चारों भुजाएं बराबर हैं। पी क्यू जो भुजा है ये किसके पैरेलल होगी, इसके सामने वाली एस आर के पैरेलल होगी। और क्या होगा, ये जो अगर मैं पी एस कह दूँ, ये जो पी एस है ये किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई।
तीसरी प्रॉपर्टी, इसके चारों कोणों का सम 360 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि जब हम इनके डायगोनल को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, बिकॉज चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप इनका डिफरेंस समझ गए हो, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए हो। इसमें एरिया आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2l प्लस में b होता है। इसका जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और इससे पहले भी मैंने ये जानकारी आपको दे रखी है, अभी 2-3 दिन ही पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो आपको यहाँ से रिवाइज भी हो गया। इसका अगर मैं एरिया पूछूंगा तो भुजा स्क्वायर होता, इसका पेरीमीटर वही रहेगा 4 इंटू ए, और इसका अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल होता है √2 इंटू के ए। बस जितना बेसिक था क्वाड्रिलेटर का मैंने बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस फटाफट इस जानकारी को आप नोट कर लीजिए, देन अब शुरुआत करेंगे हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों की। एक बार बोलो क्वेश्चन के लिए रेडी हो ना, तैयार हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आपको तुरंत उड़ाना है, ठीक है ना, तुरंत आपको सॉल्व करना है। देखो अगर आपने ये क्लास अंत तक ली, इस क्लास के बाद आप उठाना बुक, कोई भी पब्लिकेशन, ये कोई मायने नहीं रखता कि किस पब्लिकेशन से मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट प्रश्न क्या लिख रहा है, मैंने कहा एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः, जिसकी समांतर जो साइड हैं वो क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्रमशः कितनी हैं, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये मैंने दे दिया। इफ़ हाइट, यदि हाइट कितनी मैंने दे दिया, मैंने हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको बताना है, एरिया क्या होगा ज्ञात करके आपको बताना है। तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज दिया क्या गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी जो पैरेलल लाइन है रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया ज्ञात करना है। ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। नाम पढ़ा और दिमाग ने सीधे हमें निर्देश क्या दिए कि समानांतर का मतलब होता है कि जिसका समांतर नहीं, यहाँ समलंब कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, समलंब, यहाँ पर समलंब लिख लो, समानांतर का भी करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समलंब कर लो। समानांतर का आगे मैं कराऊंगा, बट अगर समलंब पहले सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। समानांतर में डायरेक्ट बता दूंगा तो दिमाग में माथा पच्ची हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, समलंब चतुर्भुज आपने पढ़ा मतलब भुजा एक क्या होगी, पैरेलल होगी और लंब होगी। तो मैं बात करता हूँ इसका एरिया क्या होगा। आप कहोगे सर 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के हाइट, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 B1 B2 पैरेलल लाइन 8 एंड 10, तो 8 प्लस में 10 इंटू क्या हो जाएगा, हाइट के स्थान पर 5 रखेंगे। देन सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 10 8 18 इंटू 5 हो गया, 2 9 18, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। याद रखना जो एरिया आएगा वो किस में होगा, ऑलवेज जो भी यूनिट दी होगी उस यूनिट के स्क्वायर में आएगा। मीन्स यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। समझ गए बात को, बोलो बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझो, मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा समझो। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल मैंने कहा कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि
एक भुजा मैंने कहा 5 सेंटीमीटर है, एक कौन समांतर भुजा, और तो दूसरी समांतर भुजा आपको बताना है, दूसरी समांतर भुजा आपको बताना है। कौन सी भुजा? दूसरी समांतर भुजा बताओ। यदि ऊंचाई मैंने कहा कितनी है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन लगाओ, फिर हम अपने बुक के क्वेश्चनों पर आ रहे हैं। अब हम बुक के क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, ठीक है ना। अब हम बुक के क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गई बात? चलो ओके। देखो भाई, कैसा चतुर्भुज है? समलंब। तो एरिया क्या होता समलंब चतुर्भुज का? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? b1 प्लस b2 और इंटू होता है हाइट। एरिया इस बार गिवन है कितना? 25 इज इक्वल टू 1/2। समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दी गई है 5, दूसरी भुजा हम x मान लेते हैं और इंटू हाइट हमें दी है 5। 2 आएगा इधर तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 5 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, और इधर क्या बचा? 5 प्लस में x बचा। 5 से 10 बार चला गया, ये 5 इधर आएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ 5 रखोगे, 5 5 10, 10 को 2 से काटोगे, 5 5 इंटू 5, यानी दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? 5 सेंटीमीटर की है। ठीक बात ना? क्लियर बात हो गई। चलिए अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बिल्कुल कॉपी पेन रख देना है और सीधे बोर्ड पर देखना है, क्योंकि जो चैप्टर का क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा वो सारा डिपेंड करेगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, या जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? कोई बता सकता है? मैंने पूछा व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो कई लोग बताओगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों एपेक्स वृत्त के, सर्कल के सर्कमफेरम पर होते हैं, वही क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। आपने कहा नहीं भैया हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा अच्छा आओ इधर, मैं आपको समझाता हूँ। कैसे? जरा देखो। अगर मैं कहता हूं कि ये मान लिया हमारा क्या है, एक आपका मैंने सर्कल खींच दिया, सर्कल गोल बना हुआ है, आप इमेजिन कर लेना दिस इज योर गोल सर्कल। ये आपका गोल सर्कल बिल्कुल गोल, रेडियस इसकी सेम है। अगर मैंने एक सर्कल बना दिया और इस पर मैंने कोई 4 पॉइंट ले लिए, हमने कहा एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 4 पॉइंट। हमने इन चारों पॉइंटों को मिला दिया, चारों पॉइंटों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो जब इन चारों पॉइंटों को हमने मिला दिया तो एक हमारा क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया। चतुर्भुज 1 2 3 4 साइड से घिरी एरिया को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, 4 पॉइंट हैं। तो आपसे पूछेगा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो आप बताओगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हैं, जो चारों एपेक्स हैं, वह कहाँ स्थित हों? वह वृत्त की परिधि पर स्थित हो। परिधि का मतलब समझ रहे हो ना? व्हाट इज परिधि? समझ रहे हो? परिधि का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरम, बाउंड्री, परिमाप पर स्थित हो। ये परिमाप ही तो है, ये बाउंड्री ही तो है, यही होते हैं। तो ये पहले डिफिनेशन आपने समझ लिया। अब समझो यहाँ पर जो बात क्या आती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे किसकी, तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या प्रॉपर्टी होती है जरा समझ के चलना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि चारों एंगलों का सम तो भाई वही होगा। एनी क्वाड्रिलेटर अगर मैं चारों एंगलों का सम करूंगा तो 360 डिग्री आएगा, 360 अंश आएगा। चारों एंगल, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, चारों एंगलों का सम एक कितना आएगा? 360। बट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जो आमने सामने के एंगल होते हैं, मैं कह दूं अगर मैं एंगल ए ले लिया, मैंने कहा एंगल ए है, इसके सामने एंगल कौन सा? बिल्कुल ठीक सामने एंगल सी है,
तो आमने सामने के एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये होते हैं रैखिक युग्म। आप लिखोगे किस प्रॉपर्टी के कारण, तो रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी के कारण जो आमने सामने के एंगल होते हैं इनका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। बात क्लियर। अब कहोगे क्या यही होगा, नहीं, यहाँ एक और भी तो जोड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल डी, इसके सामने है एंगल बी, अगर मैं इनका सम करूँगा तो 180 डिग्री आएगा। सेम रीजन ये क्या है, रैखिक युग्म है मेरे भाई, क्या है, रैखिक युग्म है। समझ गए। पहली प्रॉपर्टी चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, यहाँ पर बात करेंगे तो रैखिक युग्म आमने सामने के कोणों का सम 180 डिग्री होता है। बात बिल्कुल क्लियर आ गई, समझ गए हो बात। इसके सिवा आपको कुछ और चीज़ें इसमें याद रखनी है जो इसके कॉन्सेप्ट में प्रयोग होता है, तो हम हेडिंग लगाएंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है उस बात को समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एक वृत्त होगा, अगर हम वृत्त से इसको अर्धवृत्त लिख दें, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण मैं आपसे बता दूं ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। और इस प्रॉपर्टी पर बेस 3 बार क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। जो भी अर्धवृत्त में बना कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कैसे, तो आओ इधर समझाते हैं। ये आपका एक अर्धवृत्त है भाई, बताओ ये आपका एक अर्धवृत्त है कि नहीं है, कहोगे सर बिल्कुल है। तो अगर मैं अर्धवृत्त पर कोई भी एक एंगल बना दूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप कितने भी एंगल बना लो वो सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होते कई सारे हैं लेकिन पढ़ना वही है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही से क्वेश्चन आएंगे। पीएनपी ज्ञानी नहीं है, पीएनपी को ज़्यादा नहीं आता है, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे जो उन्होंने पूछा हुआ है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहलाता है कि केंद्र पर बना कोण, इस बात को याद रखना, वृत्त के जो सर्कल के सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना जो कोण होता है, बना कोण कितना होता है, केंद्र पर बना कोण याद रखना परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण के कितने गुना होगा, कोण के हमेशा 2 टाइम्स होगा, 2 गुना। आप कहोगे हमें समझ नहीं आया, हमने कहा समझो इधर। हमने एक क्या बना दिया, आपके सामने सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाया तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। हमने यहाँ से एक कोड खींची, कोड का मतलब जानते हो, जीवा। अगर मैं इसका नाम ए बी दे देता हूँ और इस जीवा से मैंने एक एंगल ऐसे खींच दिया, ऐसे एंगल ये सी पर काट रहा है, तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने माना कि थीटा है। थीटा इन द सेंस कोई भी एंगल हो सकता, ये थीटा है। और आपसे पेपर में ये क्वेश्चन, ये एंगल पूछ लेगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये हमेशा भाई देखो ये एंगल कहाँ बन रहा है, परिधि पर, और ये एंगल सेंटर पर बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो भी एंगल परिधि पर बनेगा, एक ही कोड से, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र के बना कोण का आधा होता है। अपोजिट इसका कर लो, एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट। हम सारे कंसेप्ट खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन के आंसर बताओ।
क्वेश्चन के आंसर बताओ, जल्दी थोड़ा सा करना है आपको, क्वेश्चन के आंसर बताना है क्योंकि सारा कंसेप्ट ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा भी कंसेप्ट नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। और देखना यहाँ से आप अगर ये क्लास ले रहे हो ना, इस क्लास को देखने के बाद आप पेपर देकर आओगे, और आप पेपर देकर आओगे मैसेज करके ज़रूर बताओगे, कहोगे, मजबूर होगे कहने के लिए सर कोऑर्डिनेटर का जो भी क्वेश्चन आया वो इन्हीं कंसेप्ट से आया है। बस पढ़िए। तो अब आप एक बार अभी तो कोशिश कर लीजिए पढ़ने की, बाकी चीज़ें बात की हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन ज़रा समझना, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक आपके सामने मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, एक हमने आपके सामने सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है जिसका नाम मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पर 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, ए और ये हो गया बी, ऐसे करके एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, चारों कोणों पर। तो एक ये कोण हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर, और एक यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, और ये मैंने एंगल ऐसे यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। ऐसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बात डन हो गई ना। अब देखो, अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी, आपको मैंने ये नाम दे दिया। मैंने कहा सिद्ध करो, मैंने क्या कहा कि सिद्ध करो, प्रूव करो। क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश है। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 180 अंश है, आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी मान नहीं दे रखा, आपसे पूछा है सिद्ध करो कि एंगल ए ओ सी 180 डिग्री है। कैसे सिद्ध करोगे आप, कैसे सिद्ध करोगे आप, कैसे, देखो एक सेकंड रुकना भाई साहब, कैसे प्रूव करोगे समझो। आप यहाँ ना 2 तरीके से प्रूव कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो, एक क्या है, अगर ये सेंटर है, अगर यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ से अगर मैं सर्कल ले लूँ, हाफ सर्कल ले लूँ, हाफ सर्कल ऐसे कुछ बनेगा आपका हाफ सर्कल, ये ओ हो गया, और यहीं पर आपका एंगल बना है कौन सा, ऐसे वाला, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको पता है क्या, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि ये एक क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में अगर मैं इस एंगल का मान पूछूंगा तो कितने डिग्री आएगा, आप कहोगे 90 डिग्री। तो आप यहाँ से लिखोगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न ये लिखोगे कि ये कैसा कोण है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है, और अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरी बात, अब एक ये आपकी क्या है, जीवा, ए बी क्या है, जीवा है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है, ठीक है ना, वृत्त का व्यास ही होती है। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि ये अगर ये ए बी क्या है, एक जीवा है, ए बी एक क्या है, जीवा है। तो जब ये एक जीवा है तो इसी जीवा पर वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है, और इसी जीवा पर यहाँ पर भी केंद्र पर भी कोण बन रहा है। तो आपको पता है कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो ए ओ बी होगा वो 2 गुना होगा किस एंगल के, एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। यही तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि एंगल से अगर एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर और वृत्त के सेंटर पर अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो परिधि पर जितना एंगल बनेगा उसका 2 टाइम्स ये एंगल बनेगा। तो आपको केवल प्रूव करना था, तो स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू एंगल ए सी बी कितना है, 90 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया, ए ओ बी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और देखो यही प्रूव करना था, आंसर आपकी आंखों के सामने है, आंसर कहाँ है, आपके आंखों के सामने। बात क्लियर, डन हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसको ज़रा समझते हैं आगे की चीज़ों को, ठीक है ना। देखो इन कंसेप्ट को नोट कर लेना मेरे भाई कहीं कोने में, और इनको पेपर के पहले जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपसे चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, केवल क्लासें आप लोगों के लिए दी जा रही है, तो आप इसको अच्छे से और ढंग से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं, एक सेकंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने मान लिया एक क्या है, सर्कल है, एक आपका सर्कल है, ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने एक कोड खींच दिया जिसकी मैंने नाम दे दिया P और Q है। यहाँ से एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहाँ PQR पर काट रहे हैं, और यहीं से यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल यहाँ से भी बन रहा है, ठीक। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछता हूँ, मान लीजिए ये O भुजा है, ये O है सेंटर। मैं आपसे कहता हूँ कि यदि एंगल R बराबर कितना है, एंगल R बराबर मैं कहता हूँ कि आपका 75 डिग्री है, एंगल R बराबर 75 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो हमें बता दो एंगल P या OPQ का मान, एंगल OPQ का मान क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा है। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बस केवल मैंने नाम चेंज कर दिया है क्वेश्चन का, बाकी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, केवल मैंने नेम चेंज किया है। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, आप कैसे लगाओगे, ज़रा समझो बातों को। यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है, जैसे मैंने एक सर्कल खींच दिया, एक सर्कल खींचा, ये सेंटर है, तो सेंटर से हम किधर भी दूरी ले लें, चाहे हम इधर आएँ, चाहे हम इधर आएँ, चाहे हम इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, ये सारी आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, त्रिज्या होती। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर क्या PO भुजा QO के बराबर होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, PO भुजा QO के बराबर हो जाएगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन में कहूँगा कि जो PO है ये किसके बराबर होगा, QO के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। आपने कहा हाँ भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या बन गया, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। भाई ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता। और आपको याद है, मैंने बताया भी है कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज है, जो भुजाएं बराबर है ना, उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं कह दूं तो यहाँ पर जो आपका OQP एंगल है, यानी एंगल OQP ये किसके बराबर होगा, एंगल OPQ के, एंगल OPQ के। ये क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण है। ये बात आपको याद रखना है, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। मीन्स अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये संगत कोण होते हैं, ठीक है ना, ये कोण आपस में बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा, ये दोनों बराबर। मैं कहता हूँ ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। बस अब क्वेश्चन लग गया। देखो अगर ये एंगल आपका 75 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल POQ की वैल्यू क्या होगी, तो POQ की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे अगर, तो एक ही जीवा से सरकमफेरेंस पर भी एंगल बन रहा है, सेंटर पर भी एंगल बन रहा है। तो सेंटर पर बना एंगल जो इस एंगल का होगा, कौन सा एंगल, P, और कौन सा है R,
और कौन सा है पी आर और क्यू। इस एंगल का क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। बस आप यहाँ से निकालो इस एंगल का मान, ये है 75 इंटू 2 करोगे तो ये एंगल कितना आएगा 150 डिग्री आ जाएगा। यानी ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल अगर 150 डिग्री का है तो इस वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी ओ आर देखो, आप यहाँ पर देखो त्रिभुज पी ओ आर में तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। इन तीनों का सम कर दो, तो इन तीनों का सम करोगे x डिग्री प्लस में x डिग्री प्लस में 150 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब ये 150 इधर जाएगा तो माइनस कर देगा और x क्या आ जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 150 डिग्री। यहाँ से आएगा कितना 30 आ जाएगा और ये 2 जाएगा इधर काट देगा, 2 जाएगा तो 15 डिग्री। यानी किस एंगल का मान आपसे पूछा था ओ पी क्यू, तो चाहे ओ पी क्यू पूछे या ओ क्यू पी पूछे ये दोनों कितने डिग्री होंगे 15 डिग्री के होंगे। तो क्या बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। केवल मैंने इस क्वेश्चन में नाम चेंज किया था, आपके बुक में ABC दिया था, मैंने PQR दे दिया है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसलिए चेंज करना पड़ता है। फिर आप कहोगे कि सर क्या आपने जो पढ़ाया वो आया ही नहीं पेपर में। आता मेरे भाई वही है, लगभग सब कुछ वही आता है। कॉन्सेप्ट देखा करो, क्वेश्चन मत देखा करो। क्वेश्चन नहीं फंसते हैं बिल्कुल वैसे, हाँ बुक के क्वेश्चन जरूर फंसते हैं और मैंने बुक सारी सॉल्व कराई है। पवन सीरीज मैंने सॉल्व कराई, मैंने 2 पब्लिकेशन भी सॉल्व कराए, अदर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। जाओ तो प्लेलिस्ट तो चेक करिए आप एक बार, प्लेलिस्ट अगर सारी कंप्लीट कर दी तो काम ख़त्म, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। ठीक है ना, टाइम है उसको देखो अच्छे से चैनल पर जाकर। तो मैंने लगभग क्वाड्रिलेटर आपका पूरा ख़त्म कर दिया, लगभग क्या पूरा ख़त्म ही कर दिया। अब उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। अगर कुछ ऐसा जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है और आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लेकर उसको भी बता दूँगा। नेक्स्ट चैप्टर ही हम डिस्कस करेंगे, बट अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट करना, मैं उसको वहाँ पर ज़रूर ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में ऐड कर दूंगा और मैं बता दूंगा। ठीक, बस आपको पढ़ना है, एक ही है कि आपका जब रिज़ल्ट आए तो आप केवल हमसे ये कह सकिए कि जितना मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया और मैं अच्छा नंबर पाया। बस आप इतना चीज़ हमसे कह दीजिए, बस ठीक, सारी मेहनत वसूल। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।